हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 45 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग का, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का देखते हैं क्वेश्चन जो है 51 नंबर से शुरू होगा, जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है हरि सिंह, बी है राम सिंह, सी है मती सिंह, डी है श्याम सिंह और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, हरि सिंह आंसर हो जाएगा। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। एक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? किस काल में अछूतों की जो अवधारणा है स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, जागृत हुई, मतलब देखी गई? ऑप्शन ए है ऋग्वेद काल में, बी है उत्तर वैदिक काल, सी है उत्तर गुप्त काल में और डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो आंसर क्या हो जाएगा 52 का? डी के साथ जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से क्या है, उद्धृत हुई। व्याख्या देखिए। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण जिसमें क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां यथा जैसे अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदिक, रथकार आदि का भी मतलब आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप क्या है, इनका मतलब उत्पत्ति हुआ था, फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के क्षुद्रों का उल्लेख किया है, जिसमें क्या है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें से पहले प्रकार के क्षुद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। पहले प्रकार के जो शूद्र थे, जैसे निर्वसित जो थे, उनको ही जो है अस्पृश्य माना जाता था। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन है आपका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध सभा है किस नगर में आयोजित की गई थी, ये बताना है। ऑप्शन ए है मगध, बी है पाटलिपुत्र, सी है कश्मीर, डी है राजगृह। तो कनिष्क का जैसे ही उल्लेख आएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आप कर लेंगे सी, कश्मीर में। ठीक है, कनिष्क के समय कहाँ हुआ था? तो कश्मीर आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसका। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगति सभा जो है कुषाण वंश शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के तो कुंडलवन वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अध्यक्षता याद रखना है कि किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष इसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथ थे, यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष्य शास्त्र कहा जाता है। इन्हीं जो है भाष्य जो है उन्हीं को क्या कहा जाता है? विभा शास्त्र कहा जाता है, विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति हुई थी, उल्लेखनीय है कि बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपड़ गुफा है उसमें हुई थी। इस समय जो है मगध के शासक कौन थे? तो अजातशत्रु थे। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और इसके इस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। तो अध्यक्षता किसने की थी पहली बौद्ध संगति की? तो महाकश्यप जो थे उन्होंने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों
पश्चात वैशाली में हुई थी। जो तीसरी हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और कौन सा उसमें शासक था? काला शोक था। इसका जो अध्यक्ष था आचार्य साबक मीर था। आगे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसको व्याख्या में अभी हमने बताया है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये बताना है। राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 54 का? ये सही हो जाएगा। अभी हमने बताया है राजगृह या राजगीर में हुई थी। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का मतलब जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद तो उनका जो पहला बौद्ध संगति हुआ था वो राजगृह में हुआ था। व्याख्या ऊपर का ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आपका 55 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थलों जो स्थान है का नीचे उल्लेख किया गया है। यह 2 स्तंभ हैं, ए और मतलब 1 और 2 हैं में अंकित है। आपको इनका क्या करना है? सही सुमेलन करना है। तो जन्म कहाँ मिला था, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, उपदेश कहाँ दिया था, निधन कहाँ हुई थी। तो जन्म ये लगाएंगे, आपका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऐसे कर लेंगे। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम उपदेश जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, ऋषिपट्टनम, आप कर लेंगे। निधन जो बच गया वो कुशीनारा में हो गया था। तो आप देखेंगे कि ए का क्या है? तीसरा। 1 का जो तीसरा हो जाएगा मतलब सी के साथ आपका जा रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। 55 का सी कर लेंगे दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। मतलब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। काशी के ऋषिपट्टनम, ठीक है, सारनाथ में उन्हें प्रथम उपदेश दिया था। जो प्रथम उपदेश दिया था उसी को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। कुशीनगर में उनका निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। आगे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ पर बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, ज्ञान को प्राप्त किए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो 56 का जो आंसर है किसके साथ जाएगा? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। व्याख्या देखिए। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में जो है BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं छठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बन गया। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि कब इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो 2002 ये याद रखिएगा। और ये जो मंदिर है पूरी तरह ईंटों का बना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जो गौतम बुद्ध थे उनको एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था ये बताना है। अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष। तो किसके समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिल गया था ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हो गया था। आगे देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान या महायान जो है नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में क्या हो गया? विभक्त हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान या महायान में क्या हुआ? विभक्त हो गया था। तो वो कौन सा था? तो चौथी बौद्ध संगति थी। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था।
जो महायान शाखा के जो इसमें था, महायान पहले महायान और हीनयान में बट गया, तो महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्व की भी पूजा प्रारंभ हुई। और आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन आपका। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी ये बताना है। वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा, वैशाली हो जाएगा। गणतंत्र जो है विश्व में पहला जो गणतंत्र है वो वैशाली में बनाया गया था या व्यवस्था स्थित थी, तो वैशाली आपका आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 जो राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। ये सब तथ्य सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे है 59 नंबर क्वेश्चन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग्ध उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का क्या है, उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, अंगुत्तर निकाय। व्याख्या देख लीजिए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा जाता है और ये क्या है, जैसे अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी है, वत्स है, कुरु है, पंचाल है, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और इसके बाद कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र वो महाजनपद कौन है जो दक्षिण में स्थित है, तो भारत के दक्षिण में स्थित है, तो वो है आपका अस्मक। इसको जरूर याद रखिएगा। जैसे जन्म सभा सूत्र में केवल 12 राज्यों के नाम ही मिले हैं। जो जन व सब जो सूत्र है उसमें केवल कितने राज्यों का नाम मिला है, तो 12 का ही नाम मिला है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग किस समय किसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय का, ये आपको बताना है। मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो आंसर क्या हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का? सी के साथ जाएगा, गुप्त के कुमार गुप्त। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था? तो गुप्त काल शासन में हुआ था, गुप्त युग में हुआ था। व्याख्या देखिए। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। यह कहाँ स्थित है? तो दक्षिण बिहार के राजगीर में स्थित है। इसके धौना शेष बड़ा ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथागत गुप्त और बलादित नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को दान में दिया था, बनवाने में दान किया था। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।